हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आज G20 के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम समझेंगे, MCQs के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं प्रैक्टिस करवाऊंगी, बल्कि उनकी एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा G20 पढ़ा दूंगी और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आप सभी को पता है कल से हमारी G20 की दिल्ली में जो है वो मीटिंग शुरू होने वाली है। क्या होने वाला है उस पर भी थोड़ा सा जो है हम समझने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस एक चीज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां से आपको फ्री में क्विजेस और करंट अफेयर का मटेरियल प्रैक्टिस करने को मिलता है। जाते जाते मेरे साथ आप कहां से कनेक्ट कर सकते हैं और एक छोटा सा सरप्राइज भी आपको मैं दूंगी एंड में। ठीक है, तो शुरू करें। एक ही रूल है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला क्वेश्चन आंसर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रूल सिर्फ एक ही है। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगी। उसी 20 सेकंड में आपको सवाल जो है वो प्रैक्टिस करना है, सवाल का जो है जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में मैं सभी के जवाब देख रही हूं, तो सिर्फ 20 सेकंड मिलेंगे, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करें पहले सवाल के साथ। रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल है ये, और हमारा समय भी शुरू हो जाता है अब। G20 क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है, जो भी आपकी लैंग्वेज हो आप पढ़ लीजिए। ओके, और हमारा समय खत्म होता है। ठीक है, चलो डाउट्स मैं एंड में लूंगी एक बार, डेफिनेटली इसमें हम एंड में बात करेंगे। ठीक है, चलो G20 क्या ये एक मिलिट्री अलायंस है या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है जिसमें 20 कंट्रीज, अच्छा यहाँ पर छोटा सा एक वो है, 20 कंट्रीज नहीं 19 कंट्रीज और एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर ग्रुप है। राइट, इसमें थोड़ा सा हम जो है ध्यान देंगे। राइट, बट जनरली बोला ऐसे ही जाता है कि ठीक है 20 कंट्रीज है, बट एकदम हम अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो 19 कंट्रीज है और एक ग्रुप है। बट अगर यहाँ पर 20 कंट्रीज भी आपको दिख रहा है और बाकी सारे ऑप्शंस आपको गलत दिख रहे हैं तो वो वाला ही आंसर करके आओगे आप। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस में जाएंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने के लिए है, पर्यावरण के लिए है या फिर कल्चरल एक्सचेंज के लिए है। आप सभी ने सही जवाब दिया है, यहाँ पर जो है बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको कहानी बताना चाहती हूँ G20 की। तो कहानी जो है अभी से शुरू नहीं हुई है, कहानी जो है हमारी बहुत पुराने टाइम से 1999 से हमारी G20 की जो है वो कहानी शुरू हो गई थी। 1999 में आप सभी को पता है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था इसके लिए कि हम जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बनाते हैं पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, तब ये बनाया गया। पर उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर भी ना एक क्राइसिस आया था। ठीक है, उस क्राइसिस के बाद, इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ऐसा एक ग्रुप बनाया गया जब इस ग्रुप की जरूरत पड़ी। आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे दुनिया में ग्रुप्स बने हैं ना, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से बने हैं। अगर वर्ल्ड बैंक बना है तो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी सारी खस्ता हालत में चली गई थी, तब जाके वर्ल्ड बैंक और IMF बना है। G20 की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पहले ये G7 देश हुआ करते थे, अब जाके ये G20 यानी 20 लोग यानी 20 देश जो है इसमें शामिल हुए हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ 7 कंट्रीज यानी वो वाली कंट्रीज जो विकसित देश हैं सिर्फ वो हुआ करते थे और अपने अपने डिसीजंस लिया करते थे। बाद में ये जरूरत महसूस हुई कि नहीं, सबको यहाँ पर आना चाहिए और अपने अपने फैसले लेने चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है मिलकर फैसले लेने चाहिए, आई मीन टू से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1999 में आया, बट इस पर कुछ खास गौर नहीं किया गया। उसके बाद असली कहानी इसकी शुरू होती है कुछ सालों बाद, 2008 की मैं बात कर रही हूं, जब आप सभी को पता है हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 में। उसके बाद G20 की मीटिंग्स जो है वो हर साल शुरू हो गई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, इस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस आते रहे तो दुनिया में जो है तबाही मच जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हिस्ट्री। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है यानी जो जनसंख्या है, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो 60% पॉपुलेशन सिर्फ G20 के मेंबर्स से आती है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं 80% इकोनॉमी जो है सिर्फ G20 के मेंबर्स बनाते हैं पूरी दुनिया की, और 75% जो ट्रेड है, ठीक है, वो सिर्फ G20 के देश का जो है कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? अच्छा, हाँ जी। तो इसका आंसर भी जो है यहाँ पर आपको समझ आ गया, और थोड़ी सी हमने जो कहानी जानी है G20 की वो भी समझ आ गया होगा। अब मैं बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही हम जो है, नहीं, इट इज रिलेटेड टू
ये जो है ये क्राइसिस, ठीक है, एक एशियन क्राइसिस आ गया था, उससे रिलेटेड है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हर एक सवाल से कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। अगला सवाल ये रहा और हमारा समय होता है अब शुरू, जिसका आंसर मैं अभी अभी दे चुकी हूं, अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया होगा तो। मेजर इवेंट जिसकी वजह से ये G20 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मैंने बोला कि कुछ ना कुछ तो क्राइसिस आता है तभी जाके ऐसी ऐसी बॉडीज बनती हैं, और उस क्राइसिस का मैंने अभी अभी नाम भी ले दिया, अगर आप थोड़े से चौकन्ने हो तो। चलो जी, समय हमारा खत्म होता है। इसका जो सही आंसर है वो मुझे दिख रहा है जी, आपने सही जवाब दिया है। यहां पर इसका सही आंसर बी है, यानी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस उस क्राइसिस का नाम है जो आया था, थाईलैंड से शुरू हुआ था, फिर वो फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गया था। उसके बाद G7 कंट्रीज जो हैं, विकसित देश जो हैं, उनको जरूरत पड़ी कि एक जो है हम पूरा ग्लोबल लेवल पर एक ग्रुप बनाते हैं जो इकोनॉमी की चीजें जो हैं डिस्कस करेगा, फाइनेंसेस की चीजें डिस्कस करेगा, और एक स्टेबिलिटी, ठीक है, एक बैलेंस बनाकर जो है पूरी दुनिया में वो रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और हमारा समय होता है अब शुरू। रीजन क्या था इस्टेब्लिशमेंट, रीजन क्या था G20 के बनने के पीछे? बहुत आसान सवाल है। और हमारा समय भी खत्म होने वाला है। ठीक है, समय खत्म होता है। रीजन क्या था? ताकि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फाइनेंस के मामले में, यानी हमारा जो है वित्त मामले में हमारा जो कोऑपरेशन है वो अच्छा हो सके, सहयोग अच्छा हो सके, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स को हम बढ़ावा दे सके, मिलिट्री अलायंसेस हो सके, यानी सैन्य संघ जो होते हैं उनका अलायंसेस हो सके, उनको प्रमोट किया जा सके, या फिर हेल्थ केयर के लिए था। तो यहां पर सही जवाब बिल्कुल आपने सही दिया है। यहां पर सही जवाब बी है। मैंने अभी अभी बताया कि इकोनॉमीज की खराब हालत हो गई थी, इसीलिए जो वित्तीय चीजें थी, फाइनेंशियल चीजें थी, उन पर काम करने के लिए जो है यहां पर सभी लोग मिलने लगे, राइट। जितने भी, सबसे पहले क्या होता था, जितने भी हमारे गवर्नर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो इस तरीके के गवर्नर्स पहले मिलते थे, अभी तो सब लोग मिलने लगे हैं। उसकी भी एक कहानी है, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हर एक कहानी में बताती जाऊंगी कि कौन सी मीटिंग में कौन से लोग मिलते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें बताऊंगी। बस थोड़ा सा आराम से बैठिए, आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए आराम से बैठ के, और हमारा समय होता है अब शुरू। What are the issues that G20 has expanded its focus on recent years? यानी शुरुआत में तो वो टॉपिक्स नहीं थे जिससे G20 डील करता था, अभी कुछ सालों में G20 इन मुद्दों पर भी डील करने लग गया है। कौन से हैं वो मुद्दे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, समय खत्म होता है हमारा। चलिए, स्पेस के मुद्दे हैं, क्लाइमेट के मुद्दे हैं, स्पोर्ट्स के मुद्दे हैं, खेलकूद के मुद्दे हैं, कल्चरल मुद्दे हैं, या फिर समुद्री सुरक्षा? तो हमारा सही आंसर बिल्कुल यहां पर बी है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, एक तो फाइनेंस का तो हमने शुरू में जब इसको बनाया था तो फाइनेंशियल चीजें हम देखते थे। अभी धीरे धीरे जो है, क्योंकि क्लाइमेट जो है, पर्यावरण हो गया, क्लाइमेट चेंज जो है आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक हो गई है, जो यहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, और यहाँ पर इंटरनेशनल, आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन, सतत ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय ऋण क्षमा। चलिए जी, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और हमारा समय होता है अब शुरू। When was the first G20 लीडर समिट हेल्ड? पहला G20 नेता सम्मेलन कब हुआ था? 1999, 2008, 2000, 2010 या फिर 2015, सॉरी। थोड़ा सा इंतजार करिए योगेश, थोड़ा सा इंतजार करिए। जी बिल्कुल समय भी खत्म हो गया है और आपका जवाब भी सही आया है। मैंने अभी बताया, मैंने वो आपको टाइमलाइन भी दिखाई थी कि पहले जो है 1999 से शुरू हुई थी चीजें, और उसके बाद 2008 में जब हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसी के रिस्पॉन्स में जो है ये जो है मीटिंग फिर से, पहले क्या होता था, मैंने बोला पहले इन्होंने ध्यान नहीं दिया, 1999 में ग्रुप बना दिया पर उस पर ध्यान नहीं दिया, पर फिर से एक और जबरदस्त क्राइसिस आ गया, फिर सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, और फिर हर साल जो है मीटिंग होना शुरू हुई G20 की। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़े। ओके देन, बताइए, समय होता है हमारा अब शुरू। कौन सी कंट्री है ऐसी जो यहां पर सेट करती है कि G20 के समिट में क्या होगा?
कौन सी कंट्री करती है? चाइना करता है, यूएस करता है, जर्मनी करता है, या फिर वो करती है जो यहाँ पर मेजबान देश होता है, जो होस्ट कर रहा होता है, वो देश करता है। समय हमारा खत्म होता है। मैंने बोला था मैं 20 सेकंड से ज्यादा एक भी सेकंड नहीं दूंगी, क्योंकि एग्जाम में भी इतना ही समय मिलता है। ठीक है, चलो तो कोशिश करो कि हम अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और टाइम पे आंसर देंगे, है ना। जितना आप टाइम पे आंसर दोगे आप लोगों की ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी सही आंसर है, क्योंकि जो भी मेजबानी करता है वो ही देश जो है यहाँ पर सारी चीजें डिसाइड करता है यहाँ पर कि क्या जो है एजेंडा वगैरह होने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखें। चलिए जी, अगला सवाल, और हमारा समय होता है अब शुरू। G20 के जो समिट्स हैं वो कब कब होते हैं? हर 5 साल में होते हैं, 2 साल में होते हैं, हर साल होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, या फिर कोई टाइम नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकते हैं? अनियमित। चलिए, समय हमारा खत्म होता है। ओके हाँ जी, इसका सही आंसर है, मैंने आपको बोला कि 2008 से पहले हम इसको सिंसियरली नहीं ले रहे थे, अच्छे से नहीं ले रहे थे, बट उसके बाद हमने इसको इतने अच्छे से लेना शुरू कर दिया कि हर साल जो है हम इसकी एक मीटिंग कर रहे हैं। तो 2008 जो है इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं और हमारा समय होता है अब शुरू। कौन रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन यूनियन? एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी तो सारे देश है, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक है हमारे G20 में, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। यूरोपियन यूनियन को जो है कौन रिप्रेजेंट करता है इन समिट्स में? चलिए जी, हमारा समय खत्म होता है। यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, काउंसिल प्रेसिडेंट, या फिर कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, मेंबर कंट्री जो रोटेटिंग मेंबर कंट्री है, या फिर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन, कौन करते हैं यहाँ पर? जो सही जवाब है वो है आपका सी, यानी यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन का सेंट्रल बैंक। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूरोपियन कमीशन और यूरोप का जो भी सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक RBI है, यूरोप का भी सेंट्रल बैंक जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है सारे सेंट्रल बैंक ही इसको रिप्रेजेंट करते थे, जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, है ना, और RBI ये गवर्नर वगैरह हो गए, है ना, ये सब लोग जो है, हाँ माफ कीजिएगा, गवर्नर जो है यहाँ पर, मिनिस्टर्स नहीं, गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। बट अभी जो है ये सारे लीडर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सब लोग भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करने लगे हैं। चलिए जी, अगला सवाल, और हमारा समय होता है अब शुरू। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ G20 फाइनेंस ट्रैक? G20 के फाइनेंस ट्रैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं ये भी बताऊंगी कि फाइनेंस ट्रैक क्या होता है। ओके, हमारा जी समय होता है खत्म। चलो, सो फाइनेंस ट्रैक क्या होता है ये भी बताऊंगी, पहले इससे पहले इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को देखने के लिए होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी G20 का काम है उसमें जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए, एग्रीकल्चर और टूरिज्म पे फोकस करने के लिए, यानी कृषि पर फोकस रखने के लिए, या फिर जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको लीगली बाइंड करने के लिए, यानी कानूनी रूप से लागू करने के लिए, और या फिर ट्रॉयका की एक्टिविटीज। ट्रॉयका के भी लिए भी एक सवाल मैंने आगे रखा है, इसलिए ट्रॉयका का भी मतलब बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, एक एक शब्द जो मैंने यहां पर लिखा है हर चीज का मतलब आपको बताया जाएगा। इसका सही जवाब है बी, कि जितने भी हमारे G20 के काम होते हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन के लिए जो है इसको हम यहां पर आप देख सकते हो, ये जो है फाइनेंस ट्रैक को यूज किया जाता है, मतलब काम इसका है। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, हम G20 की जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हो रही थी जो यहाँ पर गुरुग्राम में हो रही थी। ठीक है, तो वो भी एक मीटिंग थी। अब कल से एक मीटिंग शुरू है, 9 तारीख से वो भी एक मीटिंग है। तो ये इतनी जल्दी जल्दी मीटिंग्स, और हम इन मीटिंग्स को अलग अलग कहते हैं, कुछ मीटिंग को हम शेरपा कहते हैं, कुछ मीटिंग को हम फाइनेंस ट्रैक कहते हैं। तो मैम ये क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोग चर्चा करते हैं, इसीलिए हमने उन मीटिंग्स का ही नाम अलग अलग रख दिया। जैसे एक हमने रखा है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा हमने रखा है शेरपा ट्रैक। ठीक है, फाइनेंस ट्रैक में जितने भी हमारे आपके गवर्नर्स वगैरह हो गए, है ना, ये जो हमारे बैंक से रिलेटेड होते हैं, ये सब लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं किन मुद्दों पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये लोग चर्चा करते हैं, जैसे टैक्सेशन, कोई टैक्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है जो RBI बनाता है ना, हर देश के सेंट्रल बैंक बनाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी इश्यूज हैं उन
उन पर ये लोग बैठ के चर्चा करते हैं। दूसरी जो शेरपा वाली मीटिंग होती है वहां पर जैसे हेड ऑफ द स्टेट हो गए, आपके प्रेसिडेंट साहब हो गए, ये सब लोग हो गए, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं तो ये सारे ऑफिसर्स हो गए, है ना। तो ये सारे ऑफिसर्स बैठ के चर्चा करते हैं किन चीजों पर, यहाँ पर एग्रीकल्चर पर चर्चा होती है, एंटी करप्शन के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं मिलकर, उन पर चर्चा होती है, ऐसे मुद्दों पर, कल्चरल एक्टिविटीज पर, डिजिटल इकोनॉमी पर, डिजास्टर रिस्क, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, तो इन सारे मुद्दों पर जो है चर्चा होती है। तो आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब क्या आपको पता है कि एक और मीटिंग होती है जिसको हम एंगेजमेंट ग्रुप कहते हैं, जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा क्योंकि यही दो ज्यादा फेमस है, बट मैं वो आपको तीसरा भी बता देती हूं। हाँ जी, सो अच्छा, अब यहाँ पर एंगेजमेंट ग्रुप्स आप देख सकते हो। एंगेजमेंट ग्रुप्स में जितनी भी आपके जैसे एनजीओ वगैरह हो गए, है ना, कोई ऐसी कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है तो उसके लीडर्स वगैरह हो गए, उसके ऑनर्स वगैरह हो गए, वो लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यूथ हो गए, वुमेन होगा, लेबर हो गए, ये सब लोग जो है यहाँ पर मिलते हैं और बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबर 20, पार्लियामेंट 20, साइंस 20, स्टार्टअप 20, है ना। तो वो एंगेजमेंट ग्रुप्स की मीटिंग होती है। तो समझ आ गया, 3 अलग अलग तरीके की मीटिंग्स होती हैं जिनमें 3 अलग अलग लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं और 3 अलग अलग कैटेगरीज पर, यानी अलग अलग मुद्दों पर यहां पर बातें होती हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि कल जो दिल्ली में मीटिंग शुरू हो रही है G20 की, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, ये आप मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है और हमारा समय होता है अब शुरू। फाइनेंस ट्रैक को कौन हेड करता है? फाइनेंस ट्रैक हमने अभी समझा, हेड कौन करता है उसको? चलिए, हमारा समय खत्म होता है। इसका सही जवाब है फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सेंट्रल बैंक के जो भी गवर्नर्स होते हैं वो हेड करते हैं। देखो, फाइनेंस ट्रैक तो शेरपा ट्रैक से तो है ही अलग, तो शेरपा कैसे हेड कर सकते हैं? मैंने अभी आपको 3 अलग अलग बताए हैं ना। G20 की प्रेसिडेंसी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। सो IMF और वर्ल्ड बैंक तो क्यों करेंगे? IMF वर्ल्ड बैंक का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, और हमारा समय होता है अब शुरू। ट्रॉयका पे सवाल है, तो यहां से आपको ट्रॉयका का मतलब भी पता चल जाएगा। ट्रॉयका का क्या फंक्शन होता है? लीगली बाइंडिंग डिसीजंस, होस्ट करना समिट को, शेरपा ट्रैक को कोऑर्डिनेट करना, प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करना, या फिर जॉइंट स्टेटमेंट बनाना मेंबर कंट्रीज के लिए। समय हमारा खत्म हो गया है और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है हमारा डी। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट करता है ये G20 की प्रेसिडेंसी को, ठीक है। अब ट्रॉय का बेसिकली वो होता है कि पिछले साल समिट कहाँ हुआ था, इस साल कहाँ हो रहा है और अगले साल कहाँ होने वाला है। ट्रॉयका का मतलब है 3। सो अगर ट्रॉयका में 3 देश आपसे पूछे जाए तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील यहाँ पर है। सिंपल 3 देशों का समूह जहां पर समिट हुआ था, हो रहा है और होने वाला है, ठीक है। सिंपल ये मतलब होता है और ये सपोर्ट करता है G20 की प्रेसिडेंसी को। चलिए जी, आगे बढ़े। ओके, थीम बतानी है और समय में अब शुरू करती हूं। मुझे नहीं लगता इससे आसान सवाल आपको मिलेगा। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत आसान है, ये आप ही बताएंगे और मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। ऑनलाइन में तो आप बता ही रहे हैं, मैं देख रही हूं, बट ऑफलाइन में भी बताओगे, ठीक है। याद रखना, जो जो मैं चीजें ऑफलाइन में पूछ रही हूँ कॉमेंट करने को, वो सारे मैं पर्सनली कॉमेंट्स आपके चेक करूंगी, ठीक है। तो बताइएगा जरूर। ओके, समय हमारा खत्म होता है जी। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगी और मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत भी है, ठीक है। ये बहुत आसान है, तो हम डायरेक्टली जो है सीधा सीधा हम दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल यहाँ पर शुरू हो जाता है जिसका समय भी शुरू हो जाता है अब। G20 शेरपा जो है कौन है? नाम बताना है। हमारे जो शेरपा हैं, जो पूरा आप एक तरीके से बोल सकते हो जो लीड कर रहे हैं, कौन है वो? नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, रघुराम राजन, सुषमा स्वराज, अरविंद सुब्रमण्यम। चलिए, समय खत्म और ये भी बहुत आसान सवाल है। अमिताभ कांत आप सभी को पता है, नीति आयोग से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। समय कर दूं शुरू? चलिए कर ही देते हैं। महत्वता बतानी है आपको। जो 27 फीट टॉल ब्रॉन्ज का जो स्टैच्यू हमने यहाँ पर लगाया है नटराज का, भारत मंडप पे,
ओके चलिए, हमारा समय खत्म हो जाता है। क्या ये सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी कमिटमेंट है सोलर ऊर्जा की तरफ, या फिर ये हमारा स्पेस में जो हमारे चंद्रयान मिशन हैं उनको याद करने के लिए है, या फिर ये रिच हेरिटेज और कल्चर दिखाता है, या फिर ये सेंटर पीस है ऑफ दी, यहाँ पर आप देख सकते हो केंद्र बिंदु है ये, ठीक है, या फिर यहाँ पर मॉडर्न आर्किटेक्चर डिजाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए जी, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सी, यानी यहाँ पर हमारी जो रिच हेरिटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी आपके पीछे जो बिल्डिंग है और यहाँ पर ये नटराज हमने जो है लगाया है, ये रिच हेरिटेज और कल्चर को इंडिया के भारत मंडपा में जो ये लगाया गया है, जहां पर इस साल का जो फोकस रहने वाला है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल, समय होता है अब शुरू। भारत मंडप ने जो है, भारत मंडपा जो है, उसकी इंस्पिरेशन कहां से आई है, ठीक है, या फिर क्या मतलब होता है उसका, व्हाट डज भारत मंडप ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम, कहां से इंस्पिरेशन ली है उसने, क्या मतलब क्या है उसका। भारतीय संघ का आदान प्रदान, सोलर ऊर्जा से रिलेटेड है ये, भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण का प्रशंसा, ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर, या फिर पब्लिक सेरेमनी। मैं ले रही हूं करंट अफेयर्स का सेशन में ले रही हूं, जिसमें ईएसआई एआरडी सब कुछ आ रहा है, पूरा पीआईबी उसी में पढ़ा रही हूं। चलिए, इसका सही जवाब है, आप देख ले सकते हैं ई, यानी पब्लिक सेरेमनीज जो है यहाँ पर। ओके, भारत मंडपा जो है यहाँ पर जो लॉर्ड बासवेश्वरा है, ठीक है, अनुभव मंडपा, ठीक है, जिनका ओरिजिनली जो प्लेटफॉर्म था फॉर पब्लिक सेरेमनी, उनसे जो है इन्होंने ड्रॉ किया है अपना इंस्पिरेशन। चलिए जी, आगे बढ़े। अगला सवाल, समय कर देते हैं अब शुरू। सत्य में ले रही हूं, पीआईबी में ले रही हूं, ऑलरेडी ले रही हूं, द बिगर पिक्चर में सारा पीआईबी कवर करवाती हूं। चलो चलो चलो, समय खत्म हो गया, जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा सा लेट कर रहे हो आप लोग। चलिए, यहाँ पर जो सही जवाब है वो है सूर्य शक्ति, ठीक है। सो हम जो है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक डिपिक्शन ऑन द वॉल एंड द फैकेट्स ऑफ द कन्वेंशन सेंटर मेंशन इन द पैसेज, यानी जो है यहाँ पर भारत मंडपा की उसी की बात हो रही है, तो ये सूर्य शक्ति को जो है यहाँ पर सिंबलाइज करता है, दर्शाता है। आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल शुरू कर देते हैं और उसका समय भी शुरू कर देते हैं। कौन सा जो है G20 का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है, G20 की इनमें से कौन सी मुख्यता नहीं है, बताइए, पढ़ लीजिए जल्दी से। हाँ हाँ, इनफ रहेंगी। चलिए, समय हमारा खत्म होता है। ये बात कर रहा है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, ये जो है क्लाइमेट चेंज पर फोकस करता है। और ओके, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये CDE है, ठीक है, बोथ इंडस्ट्री और डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड, यानी जो इंडस्ट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं और जो विकसित हो रहे हैं, दोनों को इंक्लूड करता है। यहाँ पर हैज लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर, यानी एनफोर्स नहीं कर सकता ये चीजें, ठीक है, और या फिर नन ऑफ द अबव, यहाँ पर जो सही जवाब है वो है बी। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो है छोटा सा एक आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ना कई बार क्या होता है कि G20 में हम क्लाइमेट से रिलेटेड तो चीजें कर ही रहे हैं, बातें करते हैं, बट जब मैं बात करती हूँ मुख्यता कौन सी है, ठीक है, डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा कि मुख्यतः तो G20 की हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इसको बनाया गया था ना, कि फाइनेंशियल सेक्टर में, इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो क्लाइमेट तो बाद में ऐड किया गया है, वो मुख्यतः नहीं हो सकती उसकी। कई बार एग्जामिनर ऐसे छोटे छोटे शब्दों से आपको कंफ्यूज कर देता है, पर बच के रहना, ठीक है, क्लाइमेट डिस्कस कर रहे हैं पर वो मुख्यतः नहीं है, मुख्यतः हमारा फाइनेंशियल सेक्टर को ठीक रखना, स्टेबल रखना, वही उसकी मुख्यता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल, समय कर देते हैं अब शुरू। वर्ल्ड का कितना लैंड एरिया जो है वो G20 कंट्रीज होल्ड करता है, कितना प्रतिशत लैंड एरिया G20 कंट्रीज के अंतर्गत आता है, 10, 30, 60, 75?
चलिए समय हमारा खत्म हो जाता है और यहाँ पर 60% सही आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाँ 60 जो है 60% सही आंसर है। जी जी जी, वेरी गुड। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और हमारा समय होता है अब शुरू। LAC मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। एक्चुअली इस पर भी इस बार ना G20 के मिशन के दौरान ना LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, इसीलिए मैंने सोचा एक सवाल हम ऐसा भी डाल देते हैं। LAC बताइए क्या है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, इंडियन ओशन में मैरीटाइम बाउंड्री है, या फिर इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर है, या फिर हिमालय में कुछ है, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत आसान सवाल है। सो यहाँ पर बिल्कुल इंडिया चाइना के बीच में है ये, ठीक है, हम सबको पता है, एक डिस्प्यूटेड ऑर्डर है। सॉरी एक सेकेंड, ओके ओके ओके, सी, इसका ना सी जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह सी कर लीजिए। ये इंडिया और चाइना तो सही लिखा है, बट यहाँ पर सी होगा। ठीक है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। जब अब मैं LAC की बात करती हूँ तो ये पूरा हमारा LAC वाला रीजन है, जिसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। LOC मैं आपको बता दूं, जो हम पाकिस्तान वाली साइड शेयर करते हैं। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हम चाइना और इंडिया के बीच में विवादित जगह है, उसको कहते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ये वाला एरिया जिसमें अक्साई चीन के साथ हमारा और चाइना का विवाद है। दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा ही उत्तराखंड, ये नेपाल वाला रीजन जो यहाँ पर टच करता है, ये आ जाता है, जहां पर हमारा सेंट्रल सेक्टर है। 500 किलोमीटर के आसपास हमारी और चाइना की जमीन का विवाद है। और तीसरा तो अरुणाचल प्रदेश, आपको पता ही है, 1325 किलोमीटर के आसपास हमारा अरुणाचल प्रदेश का मतलब और चाइना का जो है एक विवादित जगह है। और अरुणाचल प्रदेश में तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा हरकतें चाइना करता रहता है। कभी अरुणाचल प्रदेश के गांव में घुस जाता है, कभी नाम बदल देता है, कभी कुछ कर देता है। तो ये पूरा जो है LAC में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल, समय होता है अब शुरू। कौन से लोकेशन पर जो है यहाँ पर जो कल वाला समिट है वो किया जाएगा? मेन समिट है कल वाला। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है सवाल। न्यूयॉर्क में किया जाएगा, लंदन में किया जाएगा? मुझे नहीं लगता ये किसी का भी गलत होने वाला है। ठीक है, ओके, अब मैं बता दूं, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया है सबने। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे, अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगर इन सवालों के जवाब चाहिए आपको, ठीक है, इन सवालों के अगर जवाब आपको चाहिए तो आप जो है मुझसे यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7, यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो मेरा एक अलग से बैच है, जहाँ पर मैं करंट अफेयर्स जो है 6 महीने के प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। बट उसके लिए मैंने बात की थी एक्सटेंड करूँ, पता नहीं। ओके, हाँ जी। सो ये मेरा एक नया बैच है जहां पर 6 महीने के मैं करंट अफेयर्स करवाती हूँ। इसमें एनरोल करने के लिए Y674 कोड जब आप यूज करेंगे तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसका PDF भी मिलेगा, 6 महीने का PDF भी मिलेगा, इसका पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा। सारी चीजें आपको इसमें जो है मिलेंगी। और अच्छी बात यह है कि किसी भी कोर्स में अभी आप एनरोल करते हैं तो यहाँ पर आपको 77% ऑफ और डबल वैलिडिटी चली हुई है, जो आप यूज कर सकते हैं। अगेन मेरे टेलीग्राम पर यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सेशन आपको जैसा भी लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको फटाफट यहां पर दिखाना चाहती हूं। ओके, चलिए, तो नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर रेगुलेटरी के या बैंकिंग के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको करना क्या है, अड्डा24/7 का सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज पे क्लिक करिएगा और महापैक पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक महापैक प्लस में आपके बैंक के सारे एग्जाम्स आते हैं, जिसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3 सारी तैयारी करवाई जाएगी। और रेगुलेटरी के भी यानी RBI नाबार्ड वाले भी सारे पेपर आते हैं। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, एक स्पेशल कोड है Y674 जो आप यूज करेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऋतिक, कनेक्ट मी ऑन द टेलीग्राम प्लीज। ठीक है, बाय।